तो जब भी हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो हमें झारखंड के बारे में जानने के लिए सबसे फर्स्ट दो चीजें जाननी होती है कि आखिर झारखंड को बनाया क्यों गया और झारखंड जब बना था तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था। और सबसे मेन थिंग सीएनटी एक्ट जिसे बनाया गया 11 नवंबर 1908 को, उसके बाद एसपीटी एक्ट जिसे बनाया गया 1949 को, अब एक नया है 1932 का खतियान। और ये तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों चीजें रिलेट करती है जमीन विवाद से लेकर के। अक्सर ऐसा होता है जब भी कोई बड़े पोजीशन पे होता है तो चाहता है छोटे वाले जो लोग हैं उनको साफ कर दे। बस आज हम लोगों को जो जानना है वह जानना है सीएनटी एक्ट को डिटेल में, उसके बाद एसपीटी एक्ट, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि 1932 का खतियान क्या है। जब अंग्रेज झारखंड में आए तो सीएनटी और एसपीटी को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड की हिस्ट्री क्या थी। अगर सीएनटी बनाई गई तो उसके पीछे भी बहुत सारे हिस्ट्री होगी। तो ये जो हिस्ट्री की शुरुआत है हम लोग करेंगे 1765 से। 1765 में जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बिहार, बंगाल और उड़ीसा का ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया, ब्रिटिशर्स बहुत खुश हो गया कि हमको तो 3-3 स्टेट मिल गया एकदम बड़ा बड़ा, तो हमको बहुत ही मजा आने वाला है। उस समय जो फर्स्ट आया कैप्टन झारखंड के एरिया में, उस समय बिहार तो था नहीं, तो झारखंड का जो एरिया था उसमें फर्स्ट कैप्टन आया कैमैक। झारखंड आने वाला सबसे फर्स्ट ब्रिटिशर्स कौन था? कैमैक। कैमैक जब आया तो खरकदिया, पलामू, छोटा नागपुर रीजन के जितने भी किंग्स थे, पब्लिक्स थे, इनके द्वारा विरोध किया गया। लेकिन होत क्या भैया, जब पूरे एरिया ब्रिटिशर्स के अंदर है और उस समय कैमैक जब झारखंड में आया, झारखंड देखा कैमैक चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है, पैसा कहां से आएगा? तो पैसा उस समय कहां से आता था? ना तो इंडस्ट्री थी, ना तो केटीपीएस था, ना ही सेल थी। तो पैसा आने का मेन जरिया था लैंड रेवेन्यू। उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अपना हेड ऑफिस चतरा में बनाया और सभी डिस्ट्रिक्ट में एक अमील रखा। अमील क्या होता था? वे लोग थे जो कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करके सीधे ऑफिस में जाके जमा कर देते। हेड ऑफिस बनाया गया चतरा और सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बनाया गया जहां से लैंड रेवेन्यू आ सके। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया कानून जब चलने लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, हम इस कानून में सफल हो गए, हम यहाँ से अपनी जो लैंड रेवेन्यू है आसानी से बना सकते हैं, आसानी से एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बेसिकली सभी बिजनेसमैन सोचता है कि हम अपने प्रॉफिट कैसे जनरेट करें, उसके लिए दिमाग लगाता ही रहता है। ब्रिटिशर्स का उस समय प्रॉफिट का जरिया क्या था? लैंड रेवेन्यू। तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो अपना हेड ऑफिस है चतरा से ट्रांसफर करके मुर्शिदाबाद कर दिया। जितने भी बंगाल एरिया के जो भी लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन होगा वे कहाँ जमा होगा? मुर्शिदाबाद में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अभी भी यह ऑफिस जिंदा है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हुआ ऐसा कि सभी डिस्ट्रिक्ट में एक अमील अपॉइंटेड किया गया। अमील क्या करता था? रैयत से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट में जमा करता था। डिस्ट्रिक्ट वाले उसे मुर्शिदाबाद भेज देते थे। लेकिन उसमें भी कई सारे झंझट थे। जैसे पुराने जमाने के जितने भी लैंड थे ऐसे नहीं डायरेक्ट किसान के पास थे, उसमें भी 3 कंडीशंस थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे ऊपर थी, जमींदार बीच में होता था और किसान सबसे नीचे होता था। आप यही से समझ सकते हैं कि किसान अगर नीचे है तो जरूर वह दबा होगा। तो जब भी किसान खेत की जुताई करता था, जितने भी लैंड रेवेन्यू बनते थे, जितने भी वह कमाई करता था, उसे जमींदार को देना होता था। जमींदार को ब्रिटिशर खोजता था कि ला हमारा तू लैंड रेवेन्यू दे। अब मेन पिसाई किसका हो रहा है? जमींदार का हो रहा है। ब्रिटिशर भी उधर से दे रहा, इधर से किसान भी दे रहा है। अगर किसान का फसल खराब हुआ तो किसान तो लड़ाई कर देगा, उनके पास रिवोल्ट करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। अगर उसका फसल खराब हुआ तो वो कमाया नहीं तो लैंड रेवेन्यू कहां से भरेगा? अब इसमें भी एक झंझट थी कि आखिर जो रैयत है वह कौन होगा। जैसे एक किसान है, 10 साल एक खेत में काम किया, उसको ढकेल दिया गया, चल दूसरा आएगा उसके जगह, क्योंकि उस लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहा है। तो इसी के बाद में हल्ला होता रहता था। लॉर्ड कर्नवालिस आया। लॉर्ड कर्नवालिस क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट लेके आया। इट मीन्स जो उस किसान के खेत पे काम कर रहा है उसी का बाल बच्चा उस पे काम करता रहेगा। इट मीन्स परमानेंट हो गया, हेरिडेटरी हो गया। परमानेंट सेटलमेंट का जो श्रेय है वह जाता है लॉर्ड कर्नवालिस को। और इससे जो किसानों के लिए हित के लिए काफी अच्छा हुआ, परमानेंट सेटलमेंट आ गया, एक किसान एक पे रैयत का काम कर सकता है। ब्रिटिशर्स झारखंड में आए थे, उनका एक ही मकसद था, प्रॉफिट कमाना। और जब उन्हें लगता था कि लैंड रेवेन्यू नहीं आ रहा तो उसकी तहकीकात शुरू कर देते थे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण लैंड रेवेन्यू हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हमारा पेट आखिर भरेगा कैसे। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक एजेंसी बनाई। रीजन थी वो किसके अंदर काम करी थी? फॉरेंटियर एजेंसी के अंदर। फॉरेंटियर एजेंसी ने क्या किया? थाना सिस्टम बनाया। 4 जून 1809 को एक थाना सिस्टम लाया गया। और जो वह थाना सिस्टम किसके अंदर था? रामगढ़ के मजिस्ट्रेट के अंदर। जितने भी छोटा नागपुर रीजन का एरिया था, इनका मेन कौन था? रामगढ़ का मजिस्ट्रेट। और डिस्ट्रिक्ट स्टैब्लिश किया गया शेर घाटी में और उसका कलेक्टर ऑफिस कहाँ था? चतरा था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
जो मेन रामगढ़ का ऑफिस था वे काम करता था मुर्शिदाबाद से, और उसका देख रेख कौन करता था, जितने भी अमील है वे सब करते थे। उसके बाद ब्रिटिशर, उस समय क्या था, जमींदारी सिस्टम था, इसमें जितने भी लैंड थे वह जमींदार के अंदर थे। ब्रिटिशर्स डायरेक्ट जो है किसान से वसूल नहीं करते थे, वह जमींदार को हुकूकते थे कि आखिर लैंड रेवेन्यू काहे नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। तो जाके जमींदार पेशेंट को हुकूकता था। अब जमींदार जो था वह इंडियन ही होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि दूसरा हमसे तो झगड़ा उगड़ा होगा नहीं, हमको तो भाषा ही नहीं समझ में आएगा कि क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, तो जमींदारों को भिड़ा और जमींदारों को पूछो कि आखिर लैंड रेवेन्यू काहे नहीं आ रहा है। तो मेन पर्पस लैंड रेवेन्यू था। अब इसमें क्या होता था, जितने भी जमींदार थे वह लोकल थे और रैयत भी लोकल थे। अब जमींदार को बोला जाता था कि लैंड रेवेन्यू नहीं आ रहा, हम जमीनवा बेच देंगे। जमीनवा बेच देंगे इसका मतलब क्या, जमीन का एक्विजिशन होता था, जमीन की नीलामी शुरू हो जाती थी। और नीलामी में खरीदने वाले कौन होते थे, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से। इट मीन्स जो छोटे किसान थे अगर नहीं दे पा रहे रेवेन्यू तो उनके जगह दूसरे को लाया जाता था। अब होता क्या था, मान लीजिए जो रैयत है उसने एक खेत पे गन्ने की खेती की और करना बर्बाद हो गया, अब उनको लैंड रेवेन्यू मांगा जाएगा तो रैयत तो लैंड रेवेन्यू दे नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ लड़ाइयां ही लड़ाइयां होती रहेगी। अब ब्रिटिश का राज था, जो ब्रिटिशर्स कहेगा उसको सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो जमींदार बीच में भोंकने वाला ही है। वो जब भोंकाएगा तो नीचे से लेके ऊपर तक भोंकता था, जब ऊपर से डोज पड़ा तो नीचे जाके डोज देना स्टार्ट करेगा। तो मेन प्रॉब्लम पेशेंट क्या होता था, उसी समय से जमीन की जब हड़पाई स्टार्ट हो गई तो ये जो लगातार चलता ही रहा, चलता रहा। नीलामी कर करके जब 100 से 150 जो पीसेंट थे, किसान थे, इनको निकाल दिया गया, उनके जमीन पे कोई और कब्जा कर लिए, उन लोग टैक्स भी दे रहे थे। तो इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया कि ऐसे करके हम लोगों का कब तक काम चलेगा, आखिर हम लोग रह यहीं रहे हैं, बाहर से कोई आ गया हमारे जमीन हड़प लिया, हमको ही खेती करने नहीं दे रहा है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो उस समय क्या हुआ, किसान के ग्रुप्स बन गए, किसान ने तीर धनुष उठाया, बड़ा खड़ाक, जो एक तो साफ हो गया, फिर दूसरा आया, दूसरा को खड़ा साफ कर दिया। इसी तरह विद्रोह स्टार्ट हो गया, जमींदार आया, जमींदारों को ले लिया, जमींदारों को मारो, ब्रिटिशर्स आया, ब्रिटिशरों को मारो। तो किसानों के पास और कोई चारा ही नहीं था, जितने भी ट्राइबल्स थे इनके पास कोई चारा ही नहीं था विद्रोह करने के सिवा। तो 1831 से 32 के बीच एक विद्रोह हुआ जिसे हम लोग कोल रिवोल्यूशन कहते हैं, कोल विद्रोह कहते हैं। कोल विद्रोह में क्या हुआ, तो जितने भी पीसेंट थे इनकी जीत हो गई। इट मीन्स ब्रिटिशर्स तैयार हो गए कुछ नियम को चेंज करने के लिए। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, तो जमींदार, जागीरदार, मनकी, मुंडा, औरान और जितने भी संथाल थे ये एक साथ हो गए कि हम लोग साथ मिलकर सामना करेंगे। अगर साथ रहेंगे तो कोई हम लोगों को टक्कर भी नहीं दे पाएगा। अब जो ब्रिटिशर्स है वह किसानों की बात सुनने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि कोल विद्रोह में दूसरा कितना वो को लपेट दिया पता ही नहीं चला। अब ब्रिटिशर्स अब भी अगर नहीं मानता तो कितना वो और लपटा जाता। कोल विद्रोह होने के बाद पूछा गया, ब्रिटिशर्स जब किसान से पूछने लगे कि आप लोग लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। अब हुई ना बात, अब हम लोग बताते हैं। जितने भी जमीन है ये एक जैसे नहीं होते हैं। अब जमीन एक जैसे नहीं होते है, कहीं पे पथरीला जमीन है तो कहीं पे ऐसे जमीन है कि बहुत सारा सूखा है। तो जमीन क्या है, भ्यूनारी और मजूसी टाइप की है, जो कि जोतने लायक नहीं थी। अब हम लोग उससे बना रहे हैं तो फर्स्ट टाइम इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सेकंड टाइम से हो सकता है लैंड रेवेन्यू आपको दे दे, क्योंकि जमीन हम लोग तैयार कर रहे हैं, पथरीले जमीन को हम जोतने लायक बना रहे हैं, खेती करने लायक बना रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने बोला एक काम करो कि ऐसे ऐसे जमीन को सर्वे कर लो कि कितना जमीन जो है व्यूनारी और मजूसी टाइप की है। तो व्यूनारी सर्वे कब हुआ, 1862 में व्यूनारी सर्वे हुआ। जितने भी व्यूनारी थे इनको एक अलग से राइट दे दिया गया कि आप जितने भी जंगल की जमीन है उनको साफ करके अच्छे से वहां पे खेती कर सकते हैं। तो व्यूनारी सर्वे से जितने भी मुंडा लोग हैं इन लोगों के पास फॉरेस्ट में अधिकार करने का राइट्स आ गया। 62 में स्टार्ट हुआ व्यूनारी सर्वे, जिनके मेन कौन थे, बाबू रखालदास हलदार। अब ये जो लैंड सर्वे है कब तक चला, 1869 तक। तो 1765 से स्टार्ट हुई, 1869 खत्म हो गया। यहाँ पे एक चीज पता चल गया कि व्यूनारी जितनी भी जमीन है जिन पे खेती नहीं की जा सकती उनको जो झारखंडी है वह अच्छे से बना रहे हैं, तो उन पे अधिकार करना सिर्फ झारखंडियों का हक है। ब्रिटिशर्स भी चाहकर उस पे अधिकार नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे नियम कानून चेंज हो रहे थे, जैसे जैसे टाइम पार हो रहे थे वैसे वैसे चेंजिंग हो रहे थे। जैसे इस जगह पर देखें तो आप बहुत सारी चेंजिंग हुए। जैसे छोटा नागपुर लैंड एंड टीनेंट एक्ट 1879 में बनाया गया, जिसमें से छोटा नागपुर के जितने भी बुनियादी जमीन है, मजूसी जमीन है, इनको सिर्फ ट्राइबल ही जोत सकते हैं, उनको सिर्फ वही लोग मना सकते हैं। उसके बाद बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 लागू हो गया, जिससे कि जो जमीन पे हक जो है वह रैयत और जमींदार दोनों का होगा। जो जमीन है
उनको रैयत और जो जमींदार है वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। फिर 100 ईयर एक्सपीरियंस के बाद एक विलेज वार सर्वे हुआ। जैसे कि जितने भी ट्राइबल्स लोग थे, इन लोगों का कहना था कि एक बार और सर्वे करा दिया जाए कि कितने जमीन किन लोगों के पास है और उनका हक उनको दे दिया जाए, कुछ ना कुछ तो पेपर मिलना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम 100 साल से देख रहे हैं। 100 साल के बाद एक विलेज वार सर्वे हुआ जिसमें बनाया गया खेवट और खतियान। उस समय खतियान नहीं था, तो जितने भी जो राइट्स है वह लिखे जाते थे खेवट पे। खेवट एक पेज होता था जिसमें नाम वाम लिख के बना दिया गया कि हाँ ये जमीन इसके अंडर है। मेनली सर्वे में ही पता चलता है कि कौन जमीन किसके अंदर है। जब विलेज वार सर्वे कंप्लीट हो गया, लोगों के खेवट बन गए, खतियान बन गए, तब जाके लोगों के मन में एक सवाल आया कि जो एक्विजिशन लैंड है, यानी जो नीलामी की हुई जमीन है जिसपे जो लोग खेती कर रहे हैं, अब तो उसी के नाम में हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जमीन जो पीसेंट है उनके नाम होना था। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई सर्वे में कि जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, झारखंड की जमीन उनके नाम कर दी गई। ट्राइबल लोग हल्ला करने लगे, जनजाति लोग हल्ला करने लगे। सर्वे कंप्लीट हुआ 1903 में। इसमें से मेन जो जनजाति थे, ट्राइबल्स थे, उन्हीं को एक्सक्लूड कर दिया गया, उन्हीं को हटा दिया गया, क्योंकि जो नीलामी की हुई जमीन थी उस पर देख रेख कौन कर रहे थे? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे थे। अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कर्नावालिस ने क्या बोला था कि ये परमानेंट सेटलमेंट है। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है? जो जमीन शुरू में देख रहे थे उसके हेरिडेटरी, उसके जो वंशज है वही उस जमीन को देखते हुए आएंगे। तो ये जो कर्नावालिस है उनका उल्लंघन होने लगा, परमानेंट सेटलमेंट का उल्लंघन होने लगा। लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। उसी समय सबसे बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया CNT एक्ट के लिए, छोटा नागपुर एक्ट के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा इशू कहाँ था? छोटा नागपुर के पठार में ही था। तो सर्वे कंप्लीट कर दिया गया 1903 में। लेकिन जब लोगों ने ऐसे बात सोचे तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। उस समय एक अबोध बालक जिनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 का, नाम था बिरसा मुंडा। ये देखते देखते 1875 से लेके 25 साल के हो चुके थे। जब 1903 में ये सब बातें उनसे देखा नहीं गया तो एक पुष्पा बन करके आया, बोले झुकेगा नहीं साला, चलो उड़ा देते हैं। तो स्टार्ट हो गया रेवोल्यूशन। ये यहाँ खड़ा हुए सारे गांव लोगों को जानकारी देना स्टार्ट कर दी कि अब हम लोगों के पास एक ही चारा है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट करेंगे तभी जाकर हम लोगों की बात बनेगी। लोग ने प्रोटेस्ट में क्या, प्रोटेस्ट सीधा भगाना स्टार्ट कर दिए कि जो लोग उत्तर प्रदेश से थे, उड़ीसा से थे, जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा कर रखा था, बोले निकलो नहीं तो अभी के अभी सब जाओगे। तो बिरसा मुंडा का मेहनत सफल हो गया, जो प्रोटेस्ट था वह उनका सफल हो गया। कुछ सुधार के बाद CNT एक्ट को 11 नवंबर 1908 को फाइनली रिलीज किया गया। और CNT एक्ट जब बना तो CNT एक्ट का मेन मकसद क्या था? ट्राइबल लोगों के जमीनों को बचाना। अब CNT एक्ट जब बन गया तो ट्राइबल लोगों की जमीन पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता था। अब ट्राइबल लोग ना तो अपनी जमीन दूसरे को बेच सकते थे, ट्राइबल लोग सिर्फ अपने जमीन को अपने ही जाति में बेच सकते थे। और ये बात अभी भी चल रही है। आप ट्राइबल लोगों की जमीन को अगर खरीदना चाहते तो आप नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपको 99 साल का एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। जब इस बालक की मेहनत सफल हो गई, इस बालक ने लाखों लोगों की जमीन को बचा दिया, लाखों लोगों को समझाया कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए ताकि हमारी जो जमीन है वह बच जाए। CNT एक्ट को पास होने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया। तब से लोग बिरसा मुंडा को बालक छोड़ के भगवान का नाम दे दिए कि बिरसा मुंडा बालक नहीं है, बिरसा मुंडा भगवान है। और भगवान बनते कैसे? भगवान तो पृथ्वी पे ही जन्म लेते हैं, उन्हें भगवान बनाता कौन है? तो उनके जो कर्म है वही उन्हें भगवान बनाता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही लोग आपको जानेंगे। तो बिरसा मुंडा उस समय लाखों लोगों के लिए एक सहारा थे, इसलिए बिरसा मुंडा को लोगों ने भगवान का नाम दे दिया। आपके कर्म पे डिपेंड करेगा, आप जो करते हैं उस पे डिपेंड करेगा कि लोग आपकी पूजा करेंगे या तो आपको गाली देंगे या आपको लात मार के भगाएंगे। वो तो अलग बात है कि राम रहीम भी खुद को भगवान समझता था, पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा था। और जो CNT एक्ट बनाया गया, इसके पीछे हाथ था इनके जो ब्लूप्रिंट है, इनके जो पूरे जो चैप्टर्स है, जो सेक्शन है, इनको तैयार करने में मेन हाथ था जॉन एफ हॉफमैन का। ये एक ऐसा बंदा था जिन्होंने CNT एक्ट को अच्छे से तैयार किया। CNT एक्ट में कुल 19 चैप्टर है और 271 सेक्शन है, जिनको पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि 19 चैप्टर और 271 सेक्शनों में कुल क्या क्या बताया गया। जैसे CNT एक्ट बन गया, CNT एक्ट पास हो गया कि अब ट्राइबल के जमीन को सिर्फ ट्राइबल ही खरीद सकते, बेच सकते। तो दूसरे एरियाज में जहाँ पे ट्राइबल की जमीन पे दूसरे लोग कब्जा करके बैठे हुए थे, वहां भी एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया
जैसे एक डिस्ट्रिक्ट था संथाल परगना, जिसे बनाया गया था 1856 में। अगर आप संथाल परगना को देखें तो बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में और सबसे झारखंड के सबसे साइड वाला एरिया है। तो संथाल परगना को बनाने में दो डिस्ट्रिक्टों का हेल्प लिया गया था। एक था बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा था बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। बिहार से भागलपुर डिस्ट्रिक्ट टच करता और यहाँ वेस्ट बंगाल से बीरभूम डिस्ट्रिक्ट टच करता है। ये दोनों एरिया को मिला करके बनाया गया था झारखंड का संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट। अब संथाल परगना में जो ट्राइबल रहते थे इसे हम लोग जंगल तरी ट्रैक के नाम से जानते थे, क्योंकि ये जंगल वाला एरिया था। और यहाँ पे जो लोग रहते थे, ये लोग रहते थे पहाड़िया पीपुल, मतलब ये पहाड़ी एरिया था। तो लोग जो यहाँ पे ट्राइबल थे इनका नाम ही दे दिया गया था पहाड़िया लोग। पहाड़िया लोग थे। अब इनके जो जंगल तरी ट्रैक थे इसे हम लोग दामिनी कोही के नाम से भी जानते थे। उसके बाद क्या था, इसमें जो ब्रिटिशर्स है ये कभी कब्जा नहीं कर पाए। ये पहाड़ के ऊपर था, पहाड़ी एरिया था, तो पहाड़ी एरिया में ब्रिटिशर्स लोग ने आज तक कब्जा नहीं किया। तो झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना है जहाँ पे किसी भी रूलर ने राज नहीं किया, एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो उस समय झारखंड में 5 डिवीजन थे। पलामू डिवीजन, छोटा नागपुर डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन, छोटा नागपुर साउथ डिवीजन एंड कोल्हन डिवीजन। तो संथाल परगना के जो डिवीजन थे इनमें जो एक्ट बनाया गया था इसे ही हम लोग कहते हैं एसपीटी एक्ट। एसपीटी एक्ट के बारे में मैं अलग से आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा। जैसे कि सीएनटी एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, तो जो एसपीटी एक्ट है वह बिल्कुल सीएनटी के जैसा है। फर्क यह है कि ये जो एसपीटी एक्ट है ये संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था और जो सीएनटी एक्ट है इसे छोटा नागपुर वाले डिवीजन में बनाया गया था, लेकिन दोनों का काम एक ही था। वाली वीडियो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने वहां पे बताया है। तो काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप पहले 1932 का खतियान जानने से पहले आप सीएनटी पढ़ लो, एसपीटी पढ़ लो। तो भैया मैंने आपको सीएनटी और एसपीटी के बारे में सीधा 1765 से 1765 से बता दिया। उसके बारे में अगर आप कोई और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो जितने भी जो नियम कानून बनते हैं ये झारखंड में बने सिर्फ जमीन को लेकर के। और अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े वाले लोग होते हैं वह छोटे लोगों को दबाना चाहते हैं और सरकार के पास कानून बनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी सरकार छोटे लोगों को रिजर्वेशन देती है, तो क्यों देती है? ताकि छोटे लोगों का भी हक है कि वे हमारी बराबरी में आ सके। तो रिजर्वेशन देके बड़े लोगों के बराबरी में लाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं एससी हो या एसटी हो चाहे ओबीसी हो, उन लोगों के लिए जो एग्जाम होते हैं तो कटअप उन्हीं लोगों के लोग मिलाकर तय करते हैं। अब उन्हें जनरल में फाइट कराया जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो सरकार जो रिजर्वेशन देती है, तो रिजर्वेशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि एक ट्राइबल को और एक जनरल लोगों को एक साथ मिलके बैठाया जा सके।